इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। तो वहीं मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश में चल रही योजनाओं, विकास कार्य और भावी योजनाओं की जानकारी भी दी। इसी के साथ सीएम मोहन ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। साथ ही सभी मुलाकातों में राज्य के हितों से जुड़े अहम विषयों पर बातचीत हुई। तो वहीं आपको बताते चले, दिल्ली दौरे पर है सीएम, साथ ही पीएम मोदी से उन्होंने दिल्ली पहुंच मुलाकात भी की है। साथ ही राज्य की योजनाओं पर बातचीत भी की गई। तो वह हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहीद उधम सिंह को लेकर उनके शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है और कहा कि उनकी शहादत देश के युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगी। ऐसे वीरों की कुर्बानियों को याद रखना और नई पीढ़ी तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। तो वहीं आपको बताते चले, युवाओं के लिए प्रेरणा, ये भी सीएम ने कहा था। साथ ही शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही आपको बताते चले कि सीएम नायब सिंह सैनी ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित कर पंजाब में संगरूर में ये कार्यक्रम हुआ, जहां शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि सीएम नायब सिंह सैनी के तहत की गई। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर में एक मासूम बच्चे की लापरवाही के कारण हुई मौत पर गहरा शोक जताया। साथ ही आपको बता दें कि देहरादून में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने इसे बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और सुचारू रूप से संचालित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी की संवेदनहीनता या लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और साफ कहा है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, बहुत दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक प्रकार से संचालित करना हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। लेकिन कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, किसी भी विभाग का हो, अगर वो अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतता है, ढिलाई करता है, संवेदनहीनता करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई और उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना सरकार का काम है। और हमने कहा है कि इस पर जांच हो और जो भी इसके लिए उत्तरदायी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो वहीं मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी आरोपियों को बरी किए जाने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। तो वहीं आपको बता दें, फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार ने भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद के खिलाफ जैसी शब्दावली गढ़कर एक सुनियोजित साजिश रची है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि ये नैरेटिव सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए खड़ा किया गया है। वहीं फडणवीस ने कहा कि आज कोर्ट के फैसले ने उस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया है। जिस प्रकार से कांग्रेस प्रणीत यूपीए सरकार ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये नैरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीजें सामने लाई हुई है। और एक प्रकार से केवल वोट की राजनीति के लिए अपनी वोट बैंक को और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म की वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नैरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था और तमाम भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। विशेष रूप से ये हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद कहकर
जो अपमान कांग्रेस ने तमाम भारतीयों का और हिंदू समाज का किया है, उसके लिए कांग्रेस माफी मांगे, ये हमारी मांग है। तो वहीं मालेगांव विस्फोट मामले में सभी आरोपियों के बरी होने पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने, आपको बता दें, शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि आज अदालत में हिंदू आतंक की उस झूठी थ्योरी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया जो कांग्रेस शासन के खास समुदाय को खुश करने के लिए गढ़ी गई थी। वहीं उन्होंने कहा कि हिंदू और आतंक ये दोनों बिल्कुल विपरीत अवधारणाएं हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति कभी भी आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देती। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। आप देखिए, कल भारत की माननीय गृह मंत्री जी ने भी सदन में बताया था कि हिंदू बाय फिलॉसफी, हिंदू कैनॉट बी टेररिस्ट, बिकॉज हमारे संस्कृति और हमारे सभ्यता में कभी भी और या कोई भी हमारा धर्म ग्रंथ कभी भी टेररिज्म को एनकरेज नहीं करते हैं। लेकिन कांग्रेस का समय में एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को अपीस करने के लिए एक टर्म और एक शब्दावली बनाया गया था कि हिंदू टेरर। हिंदू एंड टेरर आर टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट कॉन्सेप्ट। हिंदू कभी टेरर को विश्वास करते ही नहीं और हिंदू कभी टेररिस्ट हो ही नहीं सकता है। मेरे लिए ये हमारे लिए अपार संतुष्टि का बात है कि माननीय गृह मंत्री जी जो संसद में जो बात बताए थे, आज मुंबई का एक अदालत ने भी ये हिंदू टेरर का जो कॉन्सेप्ट था इनको डिमोलिश किया और हिंदू टेरर का नाम में जो भी एक्यूज बनाया गया था सारे एक्यूज को दे एक्विटेड और सारे एक्यूज को रिहा कर दिया गया। सो ये जो हमारे एक लॉन्ग स्टैंडिंग एक ऑब्जेक्शन था कि हिंदू टेरर ये सब शुड नॉट हैव बीन यूज्ड और ये एक कम्युनिटी को अपीस करने के लिए ही कांग्रेस ने किया था, आज ये और एक बार एंडोर्स हुआ कि हिंदू टेरर बोल के कोई कॉन्सेप्ट पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं होगा। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं मालेगांव के भीकू चौक की उस दर्दनाक घटना के बारे में जो 29 सितंबर 2008 को हुई थी। उस दिन एक दोपहिया वाहन एक भयानक बम विस्फोट में 6 निर्दोष लोगों की जान ले ली। चलिए आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। मालेगांव 2008 बम धमाके के मामले में आज अहम फैसला आया। इस केस में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। इनमें पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर धर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी शामिल थे। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा की वकालत नहीं करता। साथ ही फैसले में मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे के तौर पर देने का आदेश भी दिया गया। देखिए, हिंदू कभी भी आतंकवादी हो सकता नहीं, इसके ऊपर आज फिर एक बार स्टैंप लग गया है। हाँ, हिंदू समाज का कोई भी व्यक्ति अपना धर्म बढ़ाने के लिए कभी किसी धर्म को कभी चोट पहुंचा नहीं सकता, किसी का धर्मांतर कर नहीं सकता। जो लव जिहाद, लैंड जिहाद करने वाले लोग हैं, उनमें और हिंदू समाज के लोगों में कितना बड़ा फर्क है, आज ये केस के माध्यम से फिर एक बार उसके ऊपर स्टैंप लग गया है। इसलिए हमारे हिंदू समाज की बदनामी करने वाले जो ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो कभी कभी कोई हिंदू भी होते हैं, क्योंकि भगवा दहशतवाद, सैफ्रॉन टेररिज्म जिन्होंने कहा है, उसमें से हिंदू भी कोई लोग हैं। तो इन्होंने, इनका भी मुंह काला हो गया है। इन्होंने हिंदू समाज की माफी मांगनी चाहिए। भर खुले चौक में नाके में इनको खड़ा करके हिंदू समाज को बोलना चाहिए अभी इनको सजा दो। अब समझते हैं मालेगांव में 2008 में क्या हुआ था। 29 सितंबर को मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट होने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। धमाके में
100 लोगों से अधिक घायल हो गए थे। ये हादसा रमजान के पवित्र महीने और नवरात्रि से ठीक पहले हुआ था। इसके बाद करीब 1 दशक तक लंबा मुकदमा चला, जिसमें अभियोजन पक्ष ने 223 गवाहों से पूछताछ की, लेकिन इनमें से 34 गवाह अपने बयानों से पलट गए। ये केस काफी विवादित और जटिल रहा। शुरुआत में इस मामले की जांच महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते ने की थी। हालांकि 2011 में जांच NIA को सौंप दी गई। 2016 में NIA ने अपर्याप्त सबूतों का हवाला देते हुए प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कई अन्य आरोपियों को बरी करते हुए एक आरोप पत्र दाखिल किया। घटना के लगभग 17 साल बाद आए इस फैसले का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। फैसला हमने देखा, बहुत आश्चर्यजनक है और ये फैसला है, इंसाफ नहीं है। इंसाफ की बाट जो रही हैं वो आत्माएं, वो रूहें जो इस जघन्य आतंकवादी घटना में मारी गई थी। मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार ने कहीं ना कहीं से NIA ने पैरवी को कमजोर किया, जिसका परिणाम इस फैसले की शक्ल में आया। न्याय नहीं हुआ है। मुझे यकीन है कि NIA बिना किसी सरकारी दबाव के ऊंची अदालत में जाएगी और जो दोषी हैं उनको सजा दिलाने का काम करेगी, तभी शायद उन मृतात्माओं की रूहों को सुकून मिलेगा। ये केस एंटी टेररिज्म स्क्वाड को सौंप दिया गया था। ATS ने दावा किया कि अभिनव भारत नामक संगठन 2003 से एक संगठित अपराध गिरोह की तरह काम कर रहा था। ATS ने अपनी चार्जशीट में प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर धर द्विवेदी को दोषी ठहराया। हालांकि आज सभी को बरी कर दिया गया। ATS ने दावा किया कि धमाके वाली जगह पर मिली मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर नकली था और उसका इंजन नंबर और चेसिस नंबर मिटा दिया गया था। मिटाए गए नंबरों की मरम्मत के लिए मोटरसाइकिल को नासिक में मौजूद फॉरेंसिक लैब में भी भेजा गया था। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था, वो आज धराशायी हो गया। और ये बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है, उस पूरे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो बातें अभी तक आई हैं, कि किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर सके। आपके रिकॉल के लिए हम बताना चाहते हैं कि उसमें कर्नल पुरोहित एक बहुत ही डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर था, जिसने कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी। उसको फंसाया गया, उसके घर से RDS निकला था। मालेगांव धमाके की जांच की कमान जब ATS ने संभाली तो सबसे पहला बड़ा आरोप साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर लगा। ATS ने दावा किया कि धमाके में इस्तेमाल हुए मोटरसाइकिल प्रज्ञा ठाकुर उर्फ साध्वी पूर्ण चेतनंद गिरी के नाम पर थी। इसी आधार पर 23 अक्टूबर 2008 को उन्हें गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने कहा कि प्रज्ञा से हुई पूछताछ के बाद ही अन्य आरोपियों तक पहुंच बन सकी। जांच के दौरान संदिग्धों के फोन कॉल इंटरसेप्ट किए गए, जिनमें लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय के बीच हुई बातचीत भी शामिल थी। इसके बाद 28 अक्टूबर को उपाध्याय और समीर कुलकर्णी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 14 नवंबर 2008 तक इस मामले में कुल 11 गिरफ्तारियां हो चुकी थी, जिनमें लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित का नाम भी शामिल था। ATS के मुताबिक साजिश जनवरी 2008 से शुरू हो चुकी थी और फरीदाबाद, भोपाल और नासिक सहित कई जगह पर मीटिंग हुई थी। ATS ने दावा किया कि ठाकुर ने बम धमाकों के लिए लोगों को उपलब्ध कराने का काम किया था और अभिनव भारत के जरिए पैसे जुटाए थे। ये आरोप लगाया कि चतुर्वेदी और अन्य आरोपी रामचंद्र कल सांगरा ने मोटरसाइकिल पर विस्फोटक उपकरण लगाया था। इसके बाद वाहन को घटनास्थल पर खड़ा कर दिया था। ये मामला 2011 में NI को सौंप दिया गया। NI अपनी जांच जारी रखी हुई थी और लेकिन आरोपियों ने अपने खिलाफ मकोका लगाए जाने को चुनौती देते हुए अदालत का रुख अपनाया। 13 मई 2016 को दायर अपनी चार्जशीट में NIA ने मकोका के तहत आरोपों को हटा दिया। इनमें कहा गया कि ATS की जांच में खामियां थी और मजिस्ट्रेट के सामने
कुछ गवाहों के बयान दोबारा दर्ज किए। एनआईए की चार्जशीट में दावा किया गया कि साजिश में उनकी संलिप्तता दिखाने के लिए कोई गवाह या अन्य सबूत नहीं है। 27 दिसंबर 2017 को कोर्ट ने एनआईए की इस दलील को मान लिया और इस मामले में मौक़ा नहीं लगाया गया। वहीं कोर्ट ने कहा कि 7 आरोपियों पर मुकदमा चलाया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि 2 अन्य आरोपी राकेश धावड़े और जगदीश महात्रे पर पुणे में केवल शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इतना ही नहीं, 3 अन्य को सबूत के अभाव में बरी कर दिया जाएगा। पिछली जांच एजेंसी एटीएस को कार्रवाई में शामिल नहीं किया गया, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने मुकदमे के दौरान एटीएस और एनआईए दोनों की तरफ से इकट्ठा किए गए डॉक्यूमेंट और सबूतों पर भरोसा किया। वहीं न्यायाधीश ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि मामले को संदेह से परे साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय और ठोस सबूत नहीं है। मामले में गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये साबित नहीं हुआ कि विस्फोट में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर पंजीकृत थी, जैसा कि अभियोजन पक्ष ने दावा किया था। ये भी साबित नहीं हुआ कि विस्फोट बताए गए बाइक पर लगाए गए बम से हुआ था। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस प्रणीत यूपीए सरकार ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये नरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीजें सामने लाई हुई है। और एक प्रकार से केवल वोट की राजनीति के लिए अपनी वोट बैंक को और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म की वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था और तमाम भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। करीब 17 साल तक चले इस बहुचर्चित और विवादास्पद मामले का आज अंत हो गया। अदालत के फैसले ने जहां 7 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया, वहीं जांच एजेंसियों की कार्यशैली, साक्ष्यों की गुणवत्ता और गवाहों की विश्वसनीयता पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। मालेगांव धमाके में जान गंवाने वाले निर्दोषों और घायल पीड़ितों को भले ही अब मुआवजा देने का आदेश दिया गया है, लेकिन न्याय की तलाश में बिताए गए वर्षों का हिसाब शायद ही कभी पूरा हो सके। फिलहाल कोर्ट के इस फैसले ने एक लंबी कानूनी लड़ाई को विराम जरूर दिया है, लेकिन सवाल आज भी वही है कि आखिर सच्चाई क्या थी और असली दोषी कौन था। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। भारत अगर आत्मनिर्भर है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आत्मसमर्पण भी कर देगा। अमेरिका ने एक बार फिर टैरिफ का हथियार निकाला है, लेकिन इस बार निशाना सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि भारत रूस की दोस्ती है। ट्रंप के इस फैसले से दोनों देशों के रिश्ते नए तनाव के मोड़ पर खड़े हैं। सवाल ये नहीं कि टैरिफ कितना लगेगा, सवाल ये है कि भारत क्या झुकेगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ लागू किया जाएगा। ये ऐलान ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर महीनों से बातचीत चल रही थी, लेकिन बातचीत के बीच ट्रंप का ये कदम एक तरफा और दबाव बनाने वाला माना जा रहा है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत अपने कृषि और डेयरी बाजार पूरी तरह से खोल दे, लेकिन भारत के लिए ये सिर्फ व्यापार नहीं, ये देश की खाद्य सुरक्षा, धार्मिक भावनाएं और 70 करोड़ लोगों की आजीविका का सवाल है। अमेरिका भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें और नॉन वेज मिल्क बेचने की छूट चाहता है, लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि हम अपने किसानों और संस्कृति के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। भारत स्पष्ट कर चुका है कि वह एक संतुलित ट्रेड डील चाहता है जहां दोनों पक्षों के हित सुरक्षित रहें। भारत ने अमेरिका को कुछ टैरिफ रियायतें देने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन डेयरी और कृषि को छोड़कर। वहीं अमेरिका चाहता है कि भारत ऑटो पार्ट्स, डिजिटल सर्विसेज और स्टील सेक्टर में भी टैरिफ घटाए, यानी एक तरफा मांग और दबाव की रणनीति। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये टैरिफ की धमकी दरअसल रूस के साथ भारत के रिश्तों पर दबाव बनाने की कोशिश है। भारत रूस से तेल और रक्षा उपकरण खरीद रहा है, जिससे अमेरिका नाराज है।
ट्रंप खुलेआम कह चुके हैं कि भारत अगर रूस से डील करता है तो उसे इसका आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। यानी टैरिफ की आड़ में अमेरिका भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को चुनौती दे रहा है। हालांकि टैरिफ का राग डोनाल्ड ट्रंप वर्षों से अलापते आए हैं, लेकिन अभी जिस तरह से ट्रंप ने टैरिफ को लेकर एक तरफा ऐलान किया है, उससे तो साफ है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर जो बातचीत चल रही है उस पर आपसी सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि अभी भी एक दिन का वक्त है और ट्रंप यू टर्न के लिए जाने जाते हैं। हो सकता है ये एक तरफा ऐलान भारत पर दबाव बनाने की एक और कवायद हो। जानकारों की माने तो बातचीत के दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं और ट्रंप के इस ऐलान को अंतिम नहीं माना जाए। भारत सरकार की प्रतिनिधि लगातार व्हाइट हाउस के टच में है और उम्मीद की जा सकती है कि अगले कुछ दिनों में कुछ बेहतर निकलकर सामने आए। भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 25% टैरिफ भारत पर लगाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस पर भारत सरकार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इससे पहले भारत ने ट्रेड डील को लेकर कई मुद्दों पर सहमति से इनकार कर दिया था। भारत अमेरिका से कई सेक्टर्स में 10% टैरिफ को शून्य करने की मांग कर रहा है, जबकि अमेरिका अपने स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% टैरिफ को बनाए रखना चाहता है, जिसे भारत हटाने की मांग कर रहा है। अमेरिका ने भारत के बढ़ते क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स यानी कि QCOs पर चिंता जताई है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है। ये नियम निम्न गुणवत्ता वाले आयात पर अंकुश लगाने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए है, लेकिन अमेरिका इसे व्यापार में बाधा मानता है। वहीं अगर अमेरिका जबरन 25% टैरिफ भारत पर थोपता है तो फिर भारत भी इसके लिए तैयार है। भारत दूसरे विकल्पों पर विचार करेगा। खासकर अमेरिका से जो डिमांड प्रभावित होगी उसके लिए दूसरे बाजार तलाशे जाएंगे। साथ ही भारत टैरिफ बढ़ा सकता है। चलिए अब आपको किन सेक्टर्स पर असर पड़ेगा वो बताते हैं। टैरिफ का तत्काल प्रभाव ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स, स्टील, एल्यूमिनियम, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, समुद्री उत्पाद, रत्न और आभूषण और इसी के साथ कई खाद्य श्रेणियों पर देखने को मिल सकता है। फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर्स और महत्वपूर्ण खनिजों को अभी के लिए नए उपायों से छूट दी गई है। विश्लेषकों का ये भी मानना है कि भारत के लिए दरें चीन 34% और इसी के साथ वियतनाम 46% पर लगाए गए टैरिफ की तुलना में अभी भी बेहतर है, जिससे रसायन, गारमेंट्स जैसे क्षेत्रों में भारत अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है और भारत व्यापार बढ़ा सकता है। इससे पहले भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया था उसके बाद भी भारत को ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उस समय भी भारत ने मजबूत इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया था, जिसके बाद भारत को लेकर धीरे धीरे अमेरिका का रुख नर्म हुआ और खुद अमेरिका ने भारत से रिश्ते सुधारे। भारत और अमेरिका के बीच ये ट्रेड टकराव सिर्फ टैरिफ का नहीं, भरोसे और रणनीतिक प्राथमिकताओं का भी इम्तिहान है। ट्रंप की धमकी के पीछे भारत रूस की बढ़ती नजदीकी और भारत की आत्मनिर्भर नीतियों से उपजा असहजता साफ झलकती है। लेकिन भारत अब 90 के दशक वाला देश नहीं है। आज भारत वैश्विक सप्लाई चेन का अहम हिस्सा है, G20 का नेतृत्व करता है और आत्मनिर्भरता की नीति के साथ अपने किसानों, अपने बाजार और अपने लोगों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। अब निगाहें वॉशिंगटन की अगली चाल पर हैं। क्या ट्रंप पीछे हटेंगे या भारत भी जवाबी टैरिफ और रणनीतिक बदलावों से अपनी सख्ती दिखाएगा? इतना तय है कि आने वाले हफ्ते भारत अमेरिका रिश्तों की अग्नि परीक्षा के होंगे और पूरी दुनिया इस टैरिफ युद्ध के नतीजों को बड़ी बारीकी से देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार को फिर से शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही कार्यवाही ने रफ्तार पकड़ी, बिहार के मतदाता सूचियों ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर एक बार फिर सियासत उबल पड़ी। विपक्ष ने इस मुद्दे पर ऐसा हंगामा किया कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकतंत्र बचाओ जैसे नारों के बीच विपक्ष ने इसे एक सुनियोजित साजिश करार दिया, तो वहीं चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष बता रहा है। इस सियासी तूफान के बीच आज हम आपको बताएंगे कि आखिर SIR विवाद क्या है, संसद में क्या हो रहा है और तेजस्वी यादव ने क्यों दिया चुनाव बहिष्कार का संकेत। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सोमवार की सुबह संसद का माहौल गर्म रहा। मॉनसून सत्र के 6वें दिन जब लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू हुआ, तभी विपक्षी दलों ने SIR को लेकर जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। लोकतंत्र बचाओ जैसे नारों से सदन गूंज उठा। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से बार बार अपील की कि सदन को चलने दिया जाए, क्योंकि दिन में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा विषय ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी है। लेकिन नारेबाजी नहीं रुकी और दोनों सदनों को दोपहर तक के लिए स्थगित करना पड़ा। फिर मैं
आपसे अंतिम बार आग्रह करना चाहता हूं कि आप अगर ऑपरेशन सिंदूर के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते चर्चा, सदन की कार्रवाई आज 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। वहीं इससे एक दिन पहले संसद परिसर में विपक्ष ने विरोध मार्च भी निकाला था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा से लेकर नए संसद भवन के मकर द्वार तक पैदल मार्च किया। मकर द्वार पहुंचते ही SIR लिखे पोस्टरों को फाड़ा गया, उन्हें प्रतीकात्मक डस्टबिन में डाला गया और जमकर मोदी सरकार हाय हाय के नारे लगे। चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR को लेकर आरोप और सफाई का सिलसिला तेज हो गया है। विपक्ष का कहना है कि इस प्रक्रिया के जरिए लाखों गरीब और प्रवासी मजदूरों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, जिससे NDA को फायदा हो सके। लेकिन चुनाव आयोग ने 27 जुलाई को जारी अपने बयान में ये साफ किया कि मतदाता सूची से कोई भी नाम बिना प्रक्रिया, पूर्व सूचना और स्पीकिंग ऑर्डर के बिना नहीं हटाया जाएगा। आयोग ने ये भी बताया कि इस पूरी प्रक्रिया के पीछे 10 अहम उद्देश्य हैं, जिनका मकसद समावेशिता, पारदर्शिता और ये सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र नागरिक ही वोट डालें। आयोग ने ये भी दोहराया कि SIR की प्रक्रिया पूरी तरह स्वतंत्र और किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त है। इस बीच सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की उस सुनवाई पर टिकी है जो बिहार में चल रही SIR प्रक्रिया को लेकर हो रही है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया था। कोर्ट ने माना कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची के पुनरीक्षण का पूरा अधिकार है, लेकिन साथ ही ये भी टिप्पणी की कि ये मामला लोकतंत्र के मूल और नागरिकों के वोटिंग अधिकार से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवश्यक 11 दस्तावेजों की सूची पर भी सवाल उठाए, विशेषकर इस बात को लेकर कि आधार कार्ड और वोटर ID जैसे सामान्य दस्तावेज सूची में क्यों शामिल नहीं है। SIR का मुद्दा बिहार की राजनीति के केंद्र में बना हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि राज्य। फिलहाल खबरों और रिपोर्ट्स में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।